हेलो बच्चों, नमस्कार। जैसे कि आपको दिख रहा है मेरे सामने ये पेपर है अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 एमपी बोर्ड का पेपर है। ये वहीं से आया हुआ है। तो ये पेपर हो चुका है। आज हम इसका सॉल्यूशन तैयार करते हैं आपको, ताकि आप अपनी नोटबुक में इसको नोट करें और अगले बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए आप अच्छे से तैयारी कर पाएँ। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, क्योंकि मैंने पहले से करके रखा है, फिर भी एक बार आप लोग के लिए। शुद्ध जल का पीएच मान होता है। तो शुद्ध जल का पीएच सभी को पता है, शुद्ध जल उदासीन होता है, तो इसका पीएच मान जो है वो 7 होता है। वे अभिक्रियाएं जो ऊर्जा मुक्त करती हैं, तो जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा मुक्त करती हैं वो अभिक्रियाएं ऊष्मक्षेपी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। अगला है हमारा, अत्यधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? अत्यधिक क्रियाशील धातु सीसा, पारा, सोडियम। तो इसमें से सोडियम हमें पता है, सोडियम को हम केरोसिन में रखते हैं, मिट्टी के तेल में रखते हैं, क्योंकि ये बहुत अधिक क्रियाशील होती है। बर्फ का गलनांक 273 डिग्री सेल्सियस होता है, 273 केल्विन होता है। डिग्री सेल्सियस की बात करें तो ये 0 डिग्री सेल्सियस आएगा। अगला है कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, सभी को पता है। अभिक्रिया की दर की इकाई मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड। नींबू के रस की प्रकृति क्या है? नींबू का रस मतलब कैसा होता है, अम्लीय होता है या क्षारीय होता है? तो हमें पता है नींबू का रस कैसा होता है, खट्टा होता है। तो जो खट्टे पदार्थ होते हैं वो अम्लीय होते हैं। अगला है, बच्चे का पेपर लिया था तो बच्चे ने कुछ गलत लिखा था। डैश धातु सामान्य ताप पर तरल होती है। तो डैश धातु इसमें आपका आएगा पारा, इसको Hg भी कहते हैं, Hg। और इसका दूसरा नाम मरकरी। ये तीनों नाम हम समझते हुए चलेंगे, ठीक है। पारा, Hg या मरकरी। प्रकृति में डैश स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। तो जो डैश है वैसे हम धातु में भी लिखेंगे यहाँ पे, या सोना चांदी, आप कुछ भी लिख सकते हैं, सोना चांदी भी लिख सकते हैं, या इसका धातु में भी लिख सकते हैं। प्रकृति में धातुएं स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती हैं। अगला, सिरके में डैश अम्ल होता है। तो सिरका एसिटिक अम्ल का सूत्र भी यदि लिखेंगे तो CH3COOH। ये सिरके का सूत्र भी कह सकते हैं। इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि सिरका का सूत्र क्या है, तो CH3COOH। व्यंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र CaO3COOH। व्यंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र CaOCl2। व्यंजक चूर्ण, इसको हम ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं, ठीक है। दूसरा है आपका शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है, सभी को पता है। एसिटिलीन में 3 बंध होते हैं, या त्रिबंध भी लिख सकते हैं, इसको हम त्रिबंध, क्योंकि ये एल्काइन श्रेणी का सदस्य है, इसलिए एल्काइन में 3 बंध होते हैं, तो ये त्रिबंध कहलाएगा। केंचुए में त्वचीय श्वसन होता है, ठीक। अगला, जोड़ी मिलाना है तो मिश्र धातु कांसा, थायराइड से निकलता है थायरॉक्सिन हार्मोन। बाइगुणसूत्र पाया जाता है लिंग निर्धारण में। अवतल दर्पण दाढ़ी बनाने के लिए उपयोग होता है। एम्पियर क्या है? धारा की इकाई, विद्युत धारा की इकाई। डेबराइनर का त्रिक मॉडल है, ये त्रिक मॉडल दिया था उन्होंने। और मेथेन इसका हमारा CH4, मेथेन का सूत्र CH4। अगला, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। IUPAC नाम लिखिए। IUPAC नाम आपको लिखना है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, IUPAC का पूरा नाम बार बार पूछा जाता है बेटा, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। किस धातु का दहन आसानी से होता है? तो इसमें सोडियम भी आएगी आपकी, मैग्नीशियम भी आ सकती है, या लिथियम भी आ सकती है। तो आप तीनों में से एक लिख दें या तीनों लिख सकते हैं। तन्यता क्या होती है? तन्यता धातुओं का वह गुण जिससे उनको खींचकर लंबे
तार बनाए जा सकते हैं, वह घटना या वह गुण इनका तन्यता कहलाता है। अलैंगिक प्रजनन का एक उदाहरण दीजिए। अलैंगिक प्रजनन द्विविखंडन के द्वारा भी अलैंगिक प्रजनन होता है, मुकुलन के द्वारा भी अलैंगिक प्रजनन होता है। तो हाइड्रा भी हम इसमें लिख सकते हैं। हाइड्रा में मुकुलन के द्वारा अलैंगिक प्रजनन होता है। स्वपरागण किस प्रकार के पुष्पों में होता है? स्वपरागण द्विलिंगी पुष्पों में होता है, जिसमें मेल और फीमेल दोनों एक ही पुष्प में होते हैं। ठीक है। लेंस की क्षमता किससे नापी जाती है? लेंस की क्षमता डायऑप्टर। स्वपरागण किस प्रकार के पुष्पों में होता है? स्वपरागण द्विलिंगी पुष्पों में होता है, जिसमें मेल और फीमेल दोनों एक ही पुष्प में होते हैं। ठीक है। लेंस की क्षमता किससे नापी जाती है? लेंस की क्षमता डायऑप्टर से नापी जाती है। इसकी इकाई है ये। दर्पण सूत्र 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। किलोवाट किसका मात्रक है? तो किलोवाट किसका मात्रक है? किलोवाट ऊर्जा का ये व्यापारिक मात्रक है। वैसे ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, परंतु किलोवाट घंटा व्यापारिक ये ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक है। अगला क्वेश्चन आंसर पे आते हैं हम। विभव किसे कहते हैं? तो ये हमने बनाए हुए हैं नोट्स आप लोगों के लिए स्पेशली। विभव किसे कहते हैं देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लें जिससे ज़रूरत लगे। बाकी आपकी बुक्स में सब कुछ दिया हुआ है एनसीईआरटी में। एकक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को इस बिंदु पर विद्युत विभव कहते हैं। इसी का अथवा वाला क्वेश्चन है, लोहे की वस्तुओं में बेंट क्यों करते हैं? लोहे की वस्तुओं में सबको पता ही है, नमी एवं वायु की उपस्थिति में लोहे की वस्तुओं पर जंग लग जाती है और वे संक्षारित हो जाती हैं। अतः लोहे की वस्तुओं को संक्षारण से बचाने के लिए बेंट करते हैं, जिससे वे नष्ट ना हो। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा, विकृत गंधिता को परिभाषित कीजिए। तो तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थ उपचयित होकर अपना स्वाद एवं गंध को बदल देते हैं, यह घटना विकृत गंधिता कहलाती है। अगला क्वेश्चन संक्षारण, इसी का अथवा वाला क्वेश्चन है, संक्षारण को समझाइए। तो जब लोहे एवं लोहे जैसे पदार्थों में से बनी वस्तुएं अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता, नमी आदि के संपर्क में आती हैं, तब वे संक्षारित हो जाती हैं। इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। अगला क्वेश्चन, सोडियम को केरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है? तो सोडियम धातु वायुमंडल की नमी के प्रति अति क्रियाशील होती है, इसलिए इसे केरोसिन में डुबाकर रखा जाता है ताकि वह नमी के संपर्क में ना आए। आघातवर्धीनता तथा तन्यता का अर्थ बताइए। क्वेश्चन इसी के अथवा में क्वेश्चन दिया है आपका। तो आघातवर्धीनता, तो धातुओं को पीटने पर प्रायः वे पतली चादर के रूप में फैल जाती हैं। धातुओं का यह गुणधर्म आघातवर्धीनता कहलाता है। तन्यता धातुओं का एक गुण है। तो प्रायः धातुओं में को खींचने पर पतले तार में परिवर्तित होने की क्षमता होती है। धातुओं का यह गुणधर्म तन्यता कहलाता है। अगला क्वेश्चन, कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं? तो कार्बन एवं हाइड्रोजन से मिलकर बने यौगिक, वैसे तो कार्बन के यौगिक कार्बनिक यौगिक कहलाएंगे, लेकिन कार्बन के जो अधिकांश यौगिक हैं वो कार्बन एवं हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं। जितने भी हम एल्केन वाले तत्व या यौगिक देखते हैं तो वो कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। अगला है हमारा, क्रियात्मक समूह किसे कहते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। तो क्रियात्मक समूह को फंक्शनल ग्रुप भी कहते हैं इंग्लिश में। क्रियात्मक प्रक्रियात्मक समूह किसी कार्बनिक यौगिक में विशिष्ट प्रकार से जुड़ा परमाणु या परमाणुओं का वह समूह जो उस कार्बनिक यौगिक के अभिलाक्षणिक गुणों के लिए उत्तरदायी होता है, प्रक्रियात्मक समूह या फंक्शनल ग्रुप कहलाता है। जैसे कि OH एल्कोहल, CHO एल्डिहाइड, CO कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड आदि आदि। अगला है हमारा, स्वपोषी तथा विषमपोषी पोषण में अंतर बताइए। तो स्वपोषी पोषण में जीव बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल ग्रहण करके
क्लोरोफिल एवं सौर प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जबकि विषमपोषी पोषण में जीव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से स्वयंपोषी जीवों द्वारा निर्मित भोजन ग्रहण करते हैं। अथवा का क्वेश्चन है अगला, प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले 2 कारकों के नाम बताइए। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को प्रभावित करने वाले कारक हैं सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। अगला क्वेश्चन है, मास्टर ग्रंथि का नाम क्या है। क्वेश्चन नंबर 10, मास्टर ग्रंथि का नाम क्या है तथा इसे मास्टर ग्रंथि क्यों कहते हैं। मास्टर ग्रंथि का नाम, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। मास्टर ग्रंथि क्यों कहते हैं, क्योंकि पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क के निचले भाग में स्थित होती है। पीयूष ग्रंथि सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों को प्रेरित एवं नियंत्रित करती है, इसलिए इसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं। अगला क्वेश्चन अथवा वाला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ती क्रिया क्या है। प्रतिवर्ती क्रिया वे अनैच्छिक क्रियाएं जो किसी प्रेरणा या उद्दीपन या फिर किसी प्रतिक्रिया के रूप में होती हैं, प्रत्यावर्ती या प्रतिवर्ती क्रियाएं कहलाती हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का होता है, परागण वह प्रक्रिया जिसमें परागकोश से परागकण वर्तिकाग्र तक पहुँचते हैं, परागण कहलाती है। अर्थात परागकणों का किसी भी माध्यम से परागकोश से वर्तिकाग्र तक पहुँचने की क्रिया परागण कहलाती है। परागण 2 प्रकार के होते हैं, स्वपरागण और परपरागण। स्वपरागण जब किसी एक पुष्प के पुंकेसर परागकोश से परागकण उसी पुष्प के स्त्री केसर की वर्तिकाग्र पर पहुँचते हैं तो परागण की यह प्रक्रिया स्वपरागण कहलाती है। परपरागण जब एक पुष्प के परागकोश से परागकण दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र तक किसी भी माध्यम की सहायता से पहुँचते हैं तो परागण की यह प्रक्रिया परपरागण कहलाती है। कायिक इसका अथवा वाला क्वेश्चन है, कायिक प्रवर्धन क्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 का अथवा वाला क्वेश्चन, कायिक प्रवर्धन जब मनुष्य कृत्रिम रूप से पौधों के विभिन्न भागों से नवीन पौधे पैदा करता है तो इस प्रक्रिया को कायिक प्रवर्धन या कृत्रिम अलैंगिक जनन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, प्लेसेंटा के 2 कार्य लिखिए। प्लेसेंटा के कार्य, प्लेसेंटा यह माँ के रक्त से भ्रूण के पोषण के लिए ग्लूकोज व अन्य पदार्थ श्वसन के लिए ऑक्सीजन उपलब्ध कराती है। दूसरा, भ्रूण में उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थों के निपटान में यह सहायक होती है। इसी का अगला क्वेश्चन है जो अथवा वाला क्वेश्चन है, हमें सारे क्वेश्चन तैयार करके चलना है, इसमें से भी हमारे बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। तो हाइड्रा में मुकुलन किस प्रकार होता है। तो हाइड्रा में मुकुलन होने पर हाइड्रा के एक हिस्से में शरीर पर उभार उत्पन्न हो जाते हैं जो परिपक्व हो जाने पर हाइड्रा से अलग होकर नए जीव को जन्म देता है। अमीबा में द्विविखंडन की क्रिया का चित्र बनाना है। अब हमने यहाँ चित्र नहीं बनाया है, या बुक से देखिएगा, बाद में बताएंगे ये सारे डायग्राम आपको। अगला इसके अथवा वाला क्वेश्चन है, लैंगिक एवं अलैंगिक जनन में कोई 2 अंतर लिखिए। लैंगिक जनन, लैंगिक जनन में नर एवं मादा दोनों लिंगों की आवश्यकता होती है, जबकि अलैंगिक जनन में दोनों लिंगों की आवश्यकता नहीं होती है। लैंगिक जनन में कोई नई स्पीसीज उत्पन्न हो सकती है, अलैंगिक जनन इसमें नई स्पीसीज उत्पन्न नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 14, अनुवांशिकता किसे कहते हैं। अनुवांशिकता किसे कहते हैं। अनुवांशिकता लक्षणों का पीढ़ी दर पीढ़ी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरित होना अनुवांशिकता कहलाता है। अगला, एक एकल जीव के उपार्जित लक्षण सामान्यतः अगली पीढ़ी में वंशानुगत नहीं होते हैं, क्यों। तो उपार्जित गुणों की वंशानुगति नहीं होती क्योंकि ये लक्षण जनन कोशिकाओं के डीएनए में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, केवल वे ही लक्षण वंशानुगत होते हैं जिनका कोई जीन होता है। तो उपार्जित लक्षण जैसे अलग से जब कोई लक्षण हमें उत्पन्न हो जाता है, जैसे मोटापा हुआ या किसी एक्सीडेंट में हमारी उंगली का कट जाना, हाथ का कट जाना, तो ये ऐसा नहीं है कि हमारी उंगली कट गई तो अगली पीढ़ी में हमारा जो
नई संतति होगी उसकी भी एक उंगली कटी हुई रहेगी। ये अलग से लक्षण होते हैं, जेनेटिक नहीं होते ये। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? संतुलित रासायनिक समीकरण जिस रासायनिक समीकरण में अभिकारकों एवं उत्पादों के कुल द्रव्यमान समान हो, अर्थात अभिक्रिया के पहले एवं उसके पश्चात प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान हो, वह समीकरण संतुलित समीकरण कहलाता है। इसी का अथवा क्वेश्चन है, रेटिना पर प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो रेटिना पर प्रतिबिंब सदैव उल्टा एवं वास्तविक बनता है। वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? तो मैग्नीशियम रिबन के ऊपर धुंधली मैग्नीशियम ऑक्साइड आरक्षी परत जम जाती है, उसे हटाने के लिए वायु में जलाने से पूर्व मैग्नीशियम रिबन को साफ किया जाता है, क्योंकि यह आरक्षी परत मैग्नीशियम को ऑक्सीजन से क्रिया करने से रोकती है। जीन कोशिका के किस भाग में पाए जाते हैं? जीन डीएनए का एक खंड होता है जो प्रोटीन का निर्माण करता है। ये डीएनए गुणसूत्रों में स्थित होते हैं तथा ये गुणसूत्र केंद्रक में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, जब लोहे को कॉपर सल्फेट में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है? तो जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के नीले घोल में डुबाया जाता है तो कॉपर सल्फेट के घोल से कॉपर को विस्थापित करके फेरस सल्फेट का हरा विलयन बनाता है, इस कारण विलयन का रंग बदल जाता है। तो CuSO4 प्लस FeSO4 जो आयरन है तथा ये गुणसूत्र केंद्रक में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, जब लोहे को कॉपर सल्फेट में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है? तो जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के नीले घोल में डुबाया जाता है तो कॉपर सल्फेट के घोल से कॉपर को विस्थापित करके फेरस सल्फेट का हरा विलयन बनाता है, इस कारण विलयन का रंग बदल जाता है। तो CuSO4 प्लस FeSO4 जो आयरन है वो कॉपर को विस्थापित कर देगा और सल्फेट के साथ क्रिया करके FeSO4 बना लेगा, तो ये हरा विलयन होता है और ये नीला होता है। अगला क्वेश्चन, ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया में अंतर लिखिए। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया जैसे कि नाम से स्पष्ट है, ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी। तो जिस रासायनिक अभिक्रिया में उत्पादों के साथ ऊष्मा भी निकलती है वह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है, और जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है वह ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। तो यहाँ देखिए जो अभिक्रिया हो रही है इसमें ऊर्जा निकल रही है बाद में उत्पाद के साथ, तो ऊष्माक्षेपी उत्सर्जन हो रहा है, और यहाँ ऊष्मा दी जा रही है, ये ऊष्मा दी जा रही है तब ये अभिक्रिया हो रही है, इसलिए ये ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाएगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन। अवतल दर्पण के कोई 3 उपयोग लिखिए। अवतल दर्पण, परवलयाकार अवतल दर्पण को टॉर्च, सर्च लाइट, वाहनों के अग्रदीप में शक्तिशाली समानांतर किरण पुंज प्राप्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है। नाक, कान, गला, दांत एवं आँख का परीक्षण करने के लिए चिकित्सकों के द्वारा प्रयुक्त किए जाते हैं। सोलर भट्टियों एवं सोलर कुकर में प्रकाश किरणों को केंद्रित करने हेतु प्रयोग किए जाते हैं। शेविंग करने में यानी कि दाढ़ी बनाने के लिए भी इनका प्रयोग किया जाता है, जिससे दाढ़ी का प्रतिबिंब बड़ा बन सके। अगला, स्नेल का नियम लिखिए। स्नेल का नियम बेटे, ये सभी बच्चे इसमें कंफ्यूज हैं। ये जब आपने अपवर्तन के नियम पढ़े हैं, अपवर्तन के नियम, तो उसी में जो सेकंड नंबर का नियम था उस नियम को ही हम स्नेल का नियम कहते हैं। सेकंड नियम क्या था उसका? प्रकाश के किसी निश्चित रंग तथा निश्चित माध्यमों को युग्म के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात स्थिर रहता है, अर्थात sin I अपॉन sin R इक्वल टू स्थिरांक, तो इसे हम स्नेल का नियम कहते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया कैसे कहते हैं? एक उदाहरण देकर समझाइए। उदासीनीकरण अम्ल और क्षार परस्पर क्रिया करके एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं और लवण एवं जल का निर्माण करते हैं।
यह प्रक्रिया उदासीनीकरण कहलाती है। जैसे हमने देखा HCl और NaOH, तो Na और Cl आपस में क्रिया करके NaCl बना लेंगे, H2O निकल जाएगा। तो ये जो NaCl है ये लवण कहलाता है, सॉल्ट कहलाता है। वॉशिंग सोडा एवं बेकिंग सोडा के कोई दो उपयोग लिखना है, अथवा वाला क्वेश्चन है। वॉशिंग सोडा सभी को पता है, कपड़े धोने वाला सोडा होता है। इसका उपयोग कहाँ होता है? इसका उपयोग कांच, साबुन एवं कागज उद्योग में किया जाता है। इसका उपयोग घरों में साफ सफाई के लिए भी किया जाता है। बेकिंग सोडा के उपयोग, इसका उपयोग बेकरी में उपयोग बनाने वाले बेकिंग पाउडर बनाने में होता है। बेकरी के जितने भी प्रोडक्ट हैं उन सब में बेकिंग सोडा का उपयोग होता है। इसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक के रूप में भी किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, अपरूपता किसे कहते हैं? कार्बन के दो अपर रूपों के नाम लिखिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार 8वीं से हम पढ़ते आए हैं इस क्वेश्चन को। तो जब कोई तत्व प्रकृति में विभिन्न रूपों में मिलता है, जिनके भौतिक गुण तो भिन्न होते हैं परंतु रासायनिक गुण समान होते हैं, तो तत्वों के इस रूप को अपर रूप तथा इस घटना को अपरूपता कहते हैं। कार्बन के दो अपर रूप हैं, हीरा और ग्रेफाइट। ये कैसे होते हैं बेटा? देखने में दोनों एकदम अलग होते हैं, अपोजिट होते हैं, है ना। भौतिक रूप इनका अलग होता है, लेकिन इनकी जो संरचना है वो कार्बन से ही बने हुए होते हैं, इसलिए ये अपर रूप कहलाते हैं। अगला है हमारा संतृप्त तथा असंतृप्त कार्बन में अंतर बताना है। तो वे हाइड्रोकार्बन जिनमें केवल एक सहसंयोजी आबंध होते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं, तथा वे हाइड्रोकार्बन जिनमें एक या अधिक द्विबंध या त्रिबंध होते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा मानव उत्सर्जन तंत्र का, ये चित्र अभी हमने नहीं बनाया है, इसका अथवा वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। धमनी तथा शिरा में अंतर लिखिए। धमनियाँ बहुत बार बार पूछा जाता है, ये कई बार रिपीट होता है ये क्वेश्चन, अच्छे से कीजिएगा इसको, बहुत सरल भी है। और इसकी दीवारें मोटी, मांसल तथा लचीली होती हैं। शिरा, इसकी दीवारें पतली तथा बिना लचक वाली होती हैं। इसमें ल्यूमेन संकीर्ण होता है, इसमें ल्यूमेन चौड़ा होता है। यह हृदय से रक्त लेकर उसका संवहन संपूर्ण शरीर को करती है, और यह संपूर्ण शरीर से रक्त लेकर उसका संवहन उसको हृदय में एकत्रित करती है। धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है, शिराओं में अशुद्ध रक्त, है ना। भौतिक रूप इनका अलग होता है, लेकिन इनकी जो संरचना है वो कार्बन से ही बने हुए होते हैं, इसलिए ये अपर रूप कहलाते हैं। अगला है हमारा संतृप्त तथा असंतृप्त कार्बन में अंतर बताना है। तो वे हाइड्रोकार्बन जिनमें केवल एक सहसंयोजी आबंध होते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं, तथा वे हाइड्रोकार्बन जिनमें एक या अधिक द्विबंध या त्रिबंध होते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा मानव उत्सर्जन तंत्र का, ये चित्र अभी हमने नहीं बनाया है, इसका अथवा वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। धमनी तथा शिरा में अंतर लिखिए। धमनियाँ बहुत बार बार पूछा जाता है, ये कई बार रिपीट होता है ये क्वेश्चन, अच्छे से कीजिएगा इसको, बहुत सरल भी है। और इसकी दीवारें मोटी, मांसल तथा लचीली होती हैं। शिरा, इसकी दीवारें पतली तथा बिना लचक वाली होती हैं। इसमें ल्यूमेन संकीर्ण होता है, इसमें ल्यूमेन चौड़ा होता है। यह हृदय से रक्त लेकर उसका संवहन संपूर्ण शरीर को करती है, और यह संपूर्ण शरीर से रक्त लेकर उसका संवहन उसको हृदय में एकत्रित करती है। धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है, शिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है। केवल पल्मोनरी धमनी में अशुद्ध रक्त बहता है, और इसमें केवल पल्मोनरी शिरा में शुद्ध रक्त बहता है। धमनियों में कपाट नहीं पाए जाते हैं, और शिराओं में कपाट पाए जाते हैं। ये हमारा होगा अर्धवार्षिक परीक्षा 2022 MP बोर्ड का पेपर पूरा सॉल्व हो चुका है। अब इसको आपको अपनी नोटबुक में नोट कर